हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश और जिसके महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी से पेपर में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उस पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों को हम विगतवार पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम अंतिम वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर दिल्ली प्रशासन के बाद जो है हम मुगल वंश को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक से दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लोदी वंश से कि 1451 से 1526 तक शासन किया, पानीपत के पहले युद्ध तक। ठीक है, दिल्ली का अंतिम वंश है और अफगान मूल का वंश है, ये आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न जो बेसिक सा है वो इसके संस्थापक से बनता है। किससे बनता है? संस्थापक, यानी कि दिल्ली का जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आप एक शासक हैं जिनको आपने याद रखना है, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी के द्वारा जो है दिल्ली पर लोदी वंश की सत्ता स्थापित की गई है। और बहलोल लोदी जो है इससे पेपर में केवल इतना प्रश्न पूछा जाता है कि ये इस वंश का क्या है, संस्थापक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापक बहलोल लोदी है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे दो बातें बेसिक सी पेपर में आने वाली, इसकी बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि ली थी और किस उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठा था। तो आप यहाँ से इसकी उपाधि आप याद रखेंगे शाह गाजी। क्या उपाधि याद रखनी है आपने? शाह गाजी। तो ये दिल्ली की सत्ता पर जो है शाह गाजी की उपाधि लेकर जो है दिल्ली की सत्ता पर बैठा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बहलोल लोदी से प्रश्न जो पेपर में बनते हैं वो ये है कि इसके द्वारा जो है बहलोल सिक्कों का प्रचलन कराया गया। बहलोल सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे बहलोल जो सिक्के थे ये इसमें जो है किस धातु के चलाए थे, तो आप यहां से याद रखेंगे चांदी की धातु के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिनको बहलोल सिक्के कहा गया। ठीक है, दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहलोल लोदी से बनता है वो ये है, और महत्वपूर्ण भी है, ये अपने सरदारों को एक उपाधि देता था। इसने अपने सरदारों को, ठीक है, अपने सरदारों को क्या कहा? मकसद ए अली। ठीक है, यहां अपने सरदारों को बोलता था मकसद ए अली। और यहां से एक छोटी सी बात और याद रखना आप कि ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता था, अपने दरबारियों को मकसद ए अली बोलता था और उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ये इसके बारे में प्रसिद्ध बात है जो पेपर में कई बार आ जाती है। ठीक है, कि कौन शासक अपने जो है सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, तो बहलोल लोदी था और ये अपने सरदारों को बोलता था मकसद ए अली। ठीक है, अब बस दो ही बातें आपने याद रखनी है कि शाह गाजी की उपाधि ली, बहलोल सिक्के चलाए और सरदारों को जो है क्या कहा? मकसद ए अली कहा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो इसके पुत्र से बात कर लेते हैं, इसका पुत्र कौन था? ठीक है, क्योंकि शासक बनेंगे अगले पुत्र, तो आप यहां से याद रखेंगे इसका पुत्र था निजाम खां। कौन था? निजाम खां। ठीक है, और निजाम खां ही जो है सिकंदर लोदी की उपाधि के साथ या जो है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ सिकंदर लोदी गद्दी पर दिल्ली की बैठता है और शासन चलाता है और कई प्रशासनिक सुधारों को भी वो अपने शासनकाल में करता है। ठीक है, तो अब हम अगले शासक की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और पेपर में इसके बारे में आता भी है। ठीक है, बात करते हैं सिकंदर लोदी की। ठीक है, देखो ध्यान से एक बात आप यहां से याद रखेंगे, अगर हम सिकंदर लोदी के बारे में बात करें कि शासन कब से कब तक इसने स्टार्ट किया था, तो इसने जो है अपना शासन 1489 से शुरू किया और 17 तक इसने शासन किया। ठीक है, यानी कि 1517 तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहा और इसने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए थे जिनको पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो आप यहाँ से पहली ही बात इसके बारे में याद रखेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत यानी कि लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक, अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ शासक रहा। ठीक है, दूसरा आप यहां से याद रखेंगे इसके बारे में, इसकी उपाधि को लेकर, इसको लेकर उपाधि। ठीक है,
अगर उपाधि की बात आती है तो मैंने अभी आपसे कहा था सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, देखो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लिए जो है सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और कई प्रशासनिक सुधार करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार जो आपने याद रखना है वो ये है 1504 में। और पेपर में कई बार ये वर्ष भी पेपर में पूछ लिया गया है, तो आप यहां से याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसने जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना। और केवल आगरा शहर की स्थापना ही नहीं की इसने 1504 में, बल्कि इस आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाया था, राजधानी बनाया। ठीक है, तो यानी कि इसने जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसी 1504 वर्ष में ही इसने आगरा को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। ठीक है, देखो इसके प्रशासनिक सुधार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें इसके प्रशासनिक सुधारों में, तो आप यहां से याद रख लें, इसने भूमि माप के लिए, पेपर में ये भी आया है, ठीक है, भूमि माप हेतु, ठीक है, एक पैमाने का प्रयोग किया इसने जिसको कहा गया गज ए सिकंदरी। ठीक है, इसने जो है भूमि माप के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया जिसको हमने कहा गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया या प्रयोग किया का प्रयोग। ठीक है, इसने गज ए सिकंदरी जो है भूमि माप का एक पैमाना अपने शासनकाल में चलाया था। ठीक है, उसके बाद अगर इसका एक और प्रशासनिक सुधार आप बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण है जो इसके व्यक्तित्व जीवन से भी जुड़ा हुआ है, जो पेपर में आता है। ये जो है यहाँ से ये पेपर में प्रश्न बहुत बार आया है। आप इस शब्द को याद रखेंगे गुलरुखी, यहाँ से आपने याद रखना है, यह जो है गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है, फारसी में जो है क्या करता था, ये कविताएं लिखता था। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे यहाँ से। तो ये गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। भूमि माप के लिए इसने जो है गज ए सिकंदरी जो है एक पैमाने का जो है प्रयोग किया। ठीक है, भूमि माप के लिए, और आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में आती है कि इसने धर्म को लेकर बहुत कट्टरता इसके अंदर थी। इसने जो है ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया और मुस्लिमों पर कुछ अलग से प्रकरण करने, जैसे ताजिया निकालने, मुहर्रम वगैरह में ताजिया निकालने, और पीरों संतों की बाजारों पर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सारे काम इसके समय के हैं, लेकिन उस जो महत्वपूर्ण है वो आपने याद रखने हैं। देखो जैसे अगला अगर हम इसका काम याद रखें तो आपने याद रखना है, इसने जो है आयुर्वेद ग्रंथों का, बहुत ध्यान के साथ ये आप प्रश्न याद रखेंगे, इसने आयुर्वेद ग्रंथों का, ठीक है, फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, अब देखो ये जो फारसी में आयुर्वेद ग्रंथ अनुवादित किए गए थे, इनको एक नाम दिया गया था जो आपने याद रखना है, फरहंगे सिकंदरी, अपने ही नाम से फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, इस नाम से इसने आयुर्वेद ग्रंथों का क्या किया, फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, दूसरा इसने जो है इसके समय में, और ये फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ थे, ठीक है, जो कि नाजिम अहमद के द्वारा जो है इसके समय में जो है अनुवादित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक इसने जो है संगीत ग्रंथ भी रचा गया इसके समय में। इसके समय में एक संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था, यहां से आप याद रखेंगे, लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है ना, लज्जत ए सिकंदरी की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे कि ये एक ऐसा ग्रंथ था, तो ये एक जो है संगीत ग्रंथ था जो इसने जो है
मतलब प्रकाशित हुआ था इसके समय में, ठीक है। उसके बाद अगली बात आप याद रखिए, इसके समय में जो है दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण हुआ, ठीक है। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किया इसने, ठीक है। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किया इसके द्वारा किया गया, और ये दिल्ली में बनी गई थी, मियाँ भाई भोज के द्वारा बनाई गई। इसको 1504 के आसपास 1505 तक ही कंप्लीट हुई, और दिल्ली की मोठ मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के समय में ही बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे इसकी मृत्यु हो गई 1517 में, एक गले की बीमारी के कारण ये मारे गए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, इसके बाद शासक बनते हैं इब्राहिम लोदी। कौन बनते हैं? इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इब्राहिम लोदी जो है 1517 में दिल्ली की सत्ता पर विराजमान होते हैं 1517 में, और 1526 में बाबर इनको पानीपत के पहले युद्ध में मार देते हैं, और यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि इब्राहिम लोदी पेपर में इससे जो बेसिक प्रश्न बनता है वो ये है कि इस वंश का अंतिम शासक है, क्या है? इस वंश का अंतिम राजा, ये भी पेपर में प्रश्न बना है और आ जाते हैं, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा था, और पहली बात आप याद रखेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो पानीपत के प्रथम युद्ध को आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के जो है समय में हुआ था, मतलब उनके बीच हुआ था 1526 अप्रैल 1526 में, और उसमें ही जो है इब्राहिम लोदी हार गए थे, जिस कारण से भारत पर मुगल वंश की सत्ता जो है स्थापित हो गई थी। लेकिन इब्राहिम लोदी को यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था, तो दो बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे पंजाब के गवर्नर, ठीक है, पंजाब गवर्नर, और दूसरा आप याद रखेंगे इसके चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब के गवर्नर। अगर हम चाचा की बात करें तो चाचा थे इसके आलम खां। चाचा कौन थे? आलम खां, ठीक है। और पंजाब का गवर्नर अगर बात करें तो ये था आपका दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी, ठीक है। अब इन दोनों ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि इब्राहिम लोदी अपने सरदारों से, अपने मंत्रियों से उनका सम्मान नहीं करता था, बहुत ज्यादा अपमान करता था, जिस कारण से इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। हालांकि इससे पहले बाबर प्रयास कर चुका था, लेकिन बाबर को ये नहीं पता था कि सत्ता कहाँ से स्टार्ट होती है, दिल्ली की केंद्र क्या है भारत पर शासन करने का, इस क्षेत्र पर शासन करने का, दिल्ली कहाँ है। तो ये सब निमंत्रण इनके द्वारा इसको दिया गया, और पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत पर मुगल वंश की सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई। हमने आपको पूरी दिल्ली सल्तनत जो है पढ़ा दी है, अलग अलग वंश, उनके अलग अलग राजाओं के बारे में बात की है। अब दिल्ली का एक टॉपिक बचा है, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली प्रशासन, जहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम सीधे विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दिल्ली के प्रशासन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।